जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और आज हम सीखेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग ऑफ थॉर्नडाइक। पिछली क्लास में हमने थॉर्नडाइक को सीखा, क्या-क्या चीज़ें इन्होंने बताई है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में हमने बात कर ली है और किन पर इन्होंने अपना जो सिद्धांत है वो दिया और कैट पर किस तरह से प्रयोग इनका हुआ, वो हमने सारी चर्चा पहले इससे प्रीवियस क्लास में हम कर चुके हैं। उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में पूरी सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, लॉ ऑफ लर्निंग ऑफ थॉर्नडाइक को आज हम सीखेंगे। तो इन्होंने बताए हैं 3 मुख्य नियम बच्चों, ध्यान देना। सबसे पहले मुख्य नियम जो मेजर लॉज हैं वो 3 प्रकार के बताए हैं इन्होंने। नियमों को 2 भाग में बांटा है, मेजर लॉज एंड सबऑर्डिनेट लॉज, मुख्य नियम और सहायक नियम। तो आज की क्लास में हम सिर्फ मेजर लॉ सीखने जा रहे हैं जिसके 3 प्रकार हैं। सबसे पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यहां पर हम रेडीनेस का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सिर्फ रेडीनेस का अर्थ। तत्परता क्या होती है? तत्परता का मतलब होता है जब हम फिजिकली और मेंटली रेडी होते हैं, जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होते हैं कुछ भी सीखने के लिए, उसे हम बोलते हैं तत्परता या तत्पर, रेडीनेस उसको हम कहते हैं। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने को दिया जाए तो उसमें संतोष उत्पन्न होता है। ध्यान देना भाई, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है मतलब तैयार है, तैयार कैसे है, फिजिकली तैयार है और मेंटली तैयार है, और उसे वह कार्य करने को दिया जाए तो उसमें संतोष उत्पन्न होता है। मान लो कोई बच्चा है और वो फिजिकली मेंटली रेडी है किसी भी काम को करने के लिए, तत्पर है यानी कि, तो अगर हम उसे वह काम करने दें तो उसको मजा आएगा, उसको आनंद आएगा और उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन डेवलप होगा, संतोष की भावना उसमें पैदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा थी उस काम को करने की और वो उस काम को करने के लिए रेडी भी था और हमने वही काम करने उसको दिया तो उसके अंदर एक संतोष पैदा हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है और उसे वह कार्य करने नहीं दिया जाता तो उसमें खीज यानी कि एनोवेंस उत्पन्न होती है। मान लो कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तैयार है, तत्पर है, और हम उसे उस काम को करने के लिए रोकें कि नहीं भाई तुझे ये काम नहीं करना, जबकि उसका मन कर रहा है उस काम को करने का और हम रोक रहे हैं, तो उसमें एक एनोवेंस, एक खींच पैदा हो जाती है, एक चिड़चिड़ा स्वभाव उसका हो जाता है, एक उसके अंदर एक अशांति पैदा हो जाती है, असंतोष पैदा हो जाता है। कब? जब उसका मन हो किसी काम को करने के लिए, जब व्यक्ति उस काम को करने के लिए रेडी हो और हम उस काम को करने के लिए ना दें, ठीक है, हम उसको उस काम को करने के लिए रोकें तो उसके अंदर एनोवेंस पैदा हो जाती है। तीसरा है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता और उसे वह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है तो भी उसमें क्या होती है, खीज उत्पन्न होती है। जैसे मान लो आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है यानी कि तैयार नहीं है और हम आपको बाउंड करें कि नहीं आपको ये काम करना है, तो जबरदस्ती करोगे तो भी आपके अंदर एनोवेंस पैदा होगी। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, आप किसी भी काम को करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, रेडी हैं और आपको वो कार्य करने के लिए दिया जाए तो आपके अंदर एक संतोष की भावना पैदा होगी। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर आपके अंदर रेडीनेस है, आप किसी कार्य को करने के लिए तैयार हैं और हम आपको उस काम से रोके कि आपको नहीं करना है काम, तब आपके अंदर एनोवेंस पैदा होगी, खीज उत्पन्न होगी। और तीसरा, आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है, आप रेडी नहीं है, हम आपको बाउंड करें, जबरदस्ती करें कि नहीं आपको ये काम करना है, तो भी आपके अंदर खींच पैदा होती है। अगर हम इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें, शैक्षिक महत्व की बात करें, तो शिक्षकों को पहले बालकों की अभिरुचि और अभिक्षमता का मापन करना चाहिए ताकि उनकी तत्परता का पता लगे। हर अध्यापक को बच्चों की रुचि का पता लगाना चाहिए। देखो हर बच्चों की रुचि अलग अलग होती है, ठीक है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, हर बच्चों का जो इंटरेस्ट होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं। हर बच्चों की अभिक्षमता, अभिक्षमता क्या होते हैं, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब किसी भी कार्य को करने की जो बच्चे में एक एबिलिटी होती है, एक स्किल्ड कितना है बच्चा उस काम में, तो अभिक्षमता कितनी है, कितना बच्चा कुशल है इस काम में, ये जानना
ताकि हम बच्चे की रेडीनेस को पता लगा सकें और उसके अनुसार ही हम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है बच्चों को उसमें संलग्न कर सकें। तो इसीलिए बच्चों की अभिरुचि और बच्चों की अभिक्षमता का पता लगाना एक अध्यापक के लिए बहुत जरूरी कार्य है। दूसरी बात, शिक्षक को बालकों की तत्परता के अनुरूप शिक्षण करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें पता लगी बच्चों की तत्परता, तो तत्परता के अनुसार ही शिक्षण करना चाहिए। जैसे मान लो कि आप टॉपिक लेकर आए हैं क्लास में आप पढ़ाने के लिए, और आपको ये दिख रहा है कि बच्चे जो हैं फिजिकली आपके सामने लेकिन मेंटली आपके सामने रेडी नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि तत्परता तभी होती है जब बच्चा फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होता है सीखने के लिए। सिर्फ अगर एक एस्पेक्ट होगा, दूसरा नहीं होगा, तो भी लर्निंग नहीं होगी। जैसे फिजिकली आपके सामने बच्चे बैठे हैं, जबरदस्ती आपने बिठा तो लिए, लेकिन मेंटली बच्चे आपके सामने तैयार नहीं है सीखने के लिए, तो वहां पर लर्निंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए बच्चों को पहले रेडी करें और फिर ही सीखने के अवसर बच्चों को दें। दूसरा नियम आता है बच्चों, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप किसी भी काम को बार बार करते हैं, किसी भी काम को दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, उसको हम अभ्यास बोलते हैं। यानी कि एक ही काम को बार बार करना, यानी कि वो अभ्यास है। और अभ्यास करने से आपके काम में परफेक्शन आ जाती है। जैसे कई बच्चे कहते हैं सर मैथमेटिक्स में हाथ कमजोर है, तो कमजोर का मतलब ये है कि आप उसको करते नहीं हैं। जब आप करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास करने से धीरे धीरे आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा और आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। अभ्यास करने से उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। और जब हम अभ्यास करते हैं तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है ना बच्चों, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो एक बॉन्ड होता है, वो क्या बन जाता है, मजबूत बन जाता है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन जब हम अभ्यास छोड़ देते हैं तो यह संबंध कमजोर पड़ जाता है, उसका विस्मरण हो जाता है। आइए समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो कि आप टाइपिंग करना सीख रहे हैं, 1 साल तक आपने लगातार अभ्यास किया। टाइपिंग क्या है, एक तरह का स्टिमुलस है। उस पर जो आप अपनी उंगलियों से उसको यूज करते हैं, टाइपिंग करते हैं, वो एक तरह से आपका रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो एक बॉन्ड है, वो 1 साल तक लगातार अभ्यास करने से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन मैं ये कहूं कि 1 साल तक आपने अभ्यास किया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बॉन्ड मजबूत बन गया, लेकिन अगले साल आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत करो, तो वो जो बॉन्ड होगा ना वो वीक हो जाएगा और आप धीरे धीरे विस्मरण की तरफ बढ़ जाएंगे, यानी कि आप फॉरगेटिंग की तरफ बढ़ जाएंगे, आप चीजों को भूलना शुरू कर देंगे। यही होता है मैथमेटिक्स के साथ में। आपने 1 साल पूरी मैथ सीखी, आपको बहुत अच्छे से आ गई, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड है वो मजबूत बन गया। स्टिमुलस यहाँ पर प्रश्न है, मैथमेटिक्स के जो सवाल है वो आपके लिए स्टिमुलस है, उस पर जो आप अपने हल निकालते हैं वो आपका रिस्पॉन्स कहलाता है। तो 1 साल तक लगातार जो आपने अभ्यास किया गणित का, उससे आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स का जो बॉन्ड हुआ मजबूत बन गया। लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हैं प्रैक्टिस करना, फिर आप कहते हैं नहीं मेरे को मैथमेटिक्स अब नहीं आ रही है, मैं भूलता जा रहा हूँ। तो वही बात है, उनके बीच का जो एक बॉन्ड होता है वो वीक पड़ जाता है, आप धीरे धीरे चीजों को विस्मरण की तरफ बढ़ जाते हैं। जब किसी विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाता है तो उसे हम सीख जाते हैं। जब भी हम किसी भी चीज को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार, मान लो आप एक ही चैप्टर को 10 बार सीखें, दोहराएं, तो आप सीख जाएंगे। थॉर्नडाइक ने इसको उपयोग का नियम कहा है। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना, लॉ ऑफ यूज। जब हम किसी भी चीज को दोहराते हैं, किसी भी काम को, किसी भी विषय वस्तु को बार बार करते हैं, तो हम उसे सीख जाते हैं। इसे लॉ ऑफ यूज, उपयोग का नियम कहा जाता है। और जब हम किसी पाठ को दोहराना बंद कर दें तो हम उसे भूल जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने रिपीट करना बंद किया, धीरे धीरे आप विस्मरण की तरफ बढ़ जाएंगे, चीजों को भूल जाएंगे। और इसे अनुप्रयोग का नियम यहाँ पर कहा गया है, लॉ ऑफ डिसयूज का नाम दिया है। लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज क्या है, जब आप किसी भी चीज को दोहराते हैं उसे सीख जाते हैं, लॉ ऑफ यूज है। लॉ ऑफ डिसयूज क्या है, जब आप दोहराना बंद कर देते हैं, रिपीटिशन बंद कर देते हैं, तो आप चीजों को भूल जाते हैं, अनुप्रयोग का नियम कहलाता है। इसके शैक्षिक महत्व क्या है बच्चों, छात्रों को विषय वस्तु को दोहराने देना चाहिए। हम ये ध्यान रखें, हम टीचर हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर बच्चा चीजों को बार बार दोहराएगा तो उसको वो चीजें याद हमेशा रहेंगी। जैसे ही दोहराना बंद कर देगा तो बच्चा उन चीजों को भूलना शुरू कर देगा। तो ये नियम यहाँ पर शैक्षिक महत्व दर्शाता है कि बच्चों को बार बार अभ्यास करने के अवसर प्रदान करें। तीसरा नियम आता है बच्चों, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। जिस कार्य में व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है
व्यक्ति उस कार्य को सीख जाता है तथा जिस कार्य में खींच मिलती है तो व्यक्ति उस कार्य को दोहराना नहीं चाहता। वही है ये जो हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट है, किससे रिलेट करता है बच्चों ये? इट इज रिलेटेड टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर की थ्योरी है बच्चों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उसी की समानता है। प्रभाव का नियम यही कहता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य का परिणाम अच्छा होता है, उस कार्य का परिणाम सुखद होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम उस काम को बार बार करते हैं और सीख जाते हैं। लेकिन अगर उस कार्य का परिणाम अच्छा ना निकले, नेगेटिव निकले, तो उस काम को हम छोड़ देते हैं, उस काम को हम बार बार नहीं दोहराते, उसे हम वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्रभाव का नियम यही कहता है कि जिस कार्य में हमें सफलता मिलती है, जो हमारे लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट होता है, हम उस काम को बार बार करते हैं, और अगर हमें उसका परिणाम अच्छा ना मिले तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। शैक्षिक महत्व की बच्चों यहाँ पर मैं बात करता हूँ। अध्यापक को कक्षा का माहौल खुश और संतुष्टि प्रदान करने वाला बनाना चाहिए, और हर एक टीचर का काम ये है कि टीचर अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है एक हैप्पी बनाए, खुश जो है माहौल होना चाहिए, बच्चे खुशी का अनुभव वहां पर करें, और बच्चों को संतुष्टि प्रदान करने वाला भी एनवायरनमेंट होना चाहिए। बच्चे आपसे सेटिस्फाई हो, जो भी आप सिखा रहे हैं, जो भी आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट है, जो भी आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, उससे आपके बच्चे संतुष्ट होने चाहिए, खुश होने चाहिए, तभी जो आप सिखा रहे हैं वो आपकी प्रक्रिया पूरी होगी। दूसरी बात है, अध्यापक को बच्चों को अभिप्रेरित करना चाहिए, और सबसे बड़ा रोल टीचर का है बच्चों कि बच्चों को मोटिवेट करना। ठीक है, मोटिवेट करना जरूरी है भाई। मान लो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मैं तो ये चीज सीख नहीं पा रहा हूँ या सीख नहीं पा रही हूँ, तो टीचर वहां पर एक रोल अदा करता है एज अ मोटिवेटर। तो टीचर को बच्चों को लगातार मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनको एक लेवल पर लेकर आना चाहिए, और जो बच्चे कुछ ज्यादा ही मोटिवेट है उनको भी एक लेवल पर लेकर आना टीचर का ही कार्य होता है। तो बच्चों को मोटिवेट करना टीचर का काम है। तीसरी बात, अध्यापक को दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और आपको पता है कि पनिशमेंट जो है हमारे स्कूल्स में बैन हो चुकी है, हम बच्चों को पनिशमेंट नहीं दे सकते, इसीलिए दंड का प्रयोग ना करें। प्यार से मोटिवेट करते हुए बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों हम इतना रखते हैं। ये थे हमारे थॉर्नडाइक के 3 मेजर लॉज, 3 प्रमुख जो नियम हैं वो आज हमने डिस्कस किए। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, और साथ ही साथ हमने उसके एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की, शिक्षा में इसका क्या संबंध है, शैक्षिक महत्व क्या है, तो हम ये सीख चुके हैं। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सबऑर्डिनेट लॉज के बारे में, जो कि 5 नियम है, थॉर्नडाइक के ही सहायक नियम है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे हमारे पास एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, आपको मैं बता दूं। इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए आप साइकोलॉजी अंडरस्कोर स्पेशल ये आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी अपडेट्स मिल जाएंगी रिलेटेड टू वीडियोस, रिलेटेड टू कोर्सेज। तो ये सभी आप जानने के लिए हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।